अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू द एमडीकेट सीरीज। आज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्पीड ऑफ साउंड इज फास्ट इन मोइस्ट एयर बिकॉज। हमसे बोल रहे हैं कि आपके पास दो हवा, एक है ड्राई एयर, एक है मोइस्ट एयर। एक है ड्राई एयर, वन इज ड्राई एयर, वन इज मोइस्ट एयर। Dry air means where there is no H2O droplets, and moist air means where there is H2O drops. So speed of sound is fast in moist air. हमसे कह रहे हैं कि moist air में आवाज की स्पीड ज्यादा है dry air से। क्यों? Options: moist air is heavier than dry air. Value gamma is more for moist air. Density of moist air is less than the density of dry air. Density of moist air is more than the density of. पहले हमें स्पीड ऑफ साउंड की फार्मूला आना चाहिए। आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू गामा पी अपॉन रो अंडर रूट, where gamma is adiabatic constant and is equal to Cp upon Cv या 1 plus d by f जो भी है, and P is pressure, P is pressure of the air and rho is density। आप यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं। अब गामा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, यानी नेचर मोनोएटॉमिक गैस है, डायटॉमिक है या पॉलीटॉमिक है। अब मोइस्ट एयर जब हम हवा के अंदर H2O डालते हैं तो ये कम मिकदार में होती है, गामा के खास इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये लेस मिकदार में ड्रॉप्स हैं। प्रेशर का खास कोई असर नहीं है स्पीड पर। अगर हम प्रेशर को चेंज करें तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। गामा चेंज, स्पीड चेंज, लेकिन यहाँ पर गामा की बात ही नहीं है। यहाँ पर बात है डेंसिटी की। अगर हम दोनों को कांस्टेंट रखें तो वी एंड रो हैज इनवर्स रिलेशन। अब यहां पर आती है ऑप्शन में, यानी अगर डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड कम, डेंसिटी कम तो स्पीड ज्यादा। अब देखते हैं, आपके पास सपोज ये हवा है, लेट्स सपोज इट इज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर। अब हवा के अंदर आपको बहुत से मॉलिक्यूल्स देखेंगे, देखने में जो जिसकी मिकदार ज्यादा है वो नाइट्रोजन की है। अब हम इससे थोड़ी नाइट्रोजन निकालेंगे और इसके अंदर H2O डालते हैं क्योंकि हमें वाटर ड्रॉपलेट्स चाहिए, तो हम यहां पर H2O इंटर करते हैं। अब बताएं, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 28 ग्राम्स और H2O का मास से 16 + 2 18 ग्राम्स। अगर आपने हैवी मॉलिक्यूल्स को हवा से निकाल दिए और आपने लाइटर मॉलिक्यूल्स, हल्के मॉलिक्यूल्स इंटर किए, तो आपने ज्यादा मास वाले निकाल दिए, कम मास वाले इंटर किए। जब आपने कम मास वाले इंटर करके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, जिसका मास कम है वो इंटर। अब अगर मास कम तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, चूंकि वॉल्यूम इज फिक्स कांस्टेंट, तो मास कम डेंसिटी कम, मास कम डेंसिटी कम। अब अगर डेंसिटी कम तो स्पीड ज्यादा। अब यहां पर आते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इज फास्ट इन मोइस्ट एयर बिकॉज मोइस्ट एयर इज हैवियर देन ड्राई एयर। अब ये गलत है, क्यों? मोइस्ट एयर की मास कम है, इसका ज्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। वैल्यू ऑफ गामा इज मोर फॉर मोइस्ट एयर, ये भी नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि गामा अगर हम गैस चेंज करें, अब ये गैस तो गैस है, सिर्फ हमने वाटर ड्रॉपलेट्स इसके अंदर डाल दी। तीसरा, डेंसिटी ऑफ मोइस्ट एयर इज लेस देन, क्योंकि डेंसिटी तो कम हो गई, आपने वाटर ड्रॉपलेट्स इंटर किए, मास कम है, तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ मोइस्ट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, और ये सी ऑप्शन है, इसको टिक करते हैं, जवाब भी पढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ मोइस्ट एयर इज मोर, गलत है। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा मास निकाल दी, थोड़ा मास इंटर किया, इसलिए मास कम डेंसिटी कम स्पीड ज्यादा, तो टिक ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। The EMF produced by an AC generator is maximum when the plane of the coil and magnetic field is। ये आपके पास AC जनरेटर है, a generator produces AC voltage, AC generator AC voltage current। Let's suppose आपके पास ये एक मैग्नेट आपने रखा हुआ है और इसके अंदर इसका कॉइल है। आपको कॉइल का ये एरिया है और एरिया का क्या है इसके अंदर? नॉर्मल इनसाइड। हमसे कह रहे हैं
क्या ईएमएफ कब मैक्सिमम होगा? जब फील्ड और प्लेन, ये क्या लिखा है, व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम इधर ये प्लेन ऑफ कॉइल की बात करें, किसकी बात करें? प्लेन, ये एरिया है, सपोज ये एरिया है, इसका प्लेन है। अब एरिया का ये नॉर्मल है, ये प्लेन की बात करें, ये नॉर्मल की बात करें, तो ये नॉर्मल, ये प्लेन। अब समझते हैं EMF produced by AC generator formula. EMF is equal to nawab sin of theta. EMF is equal to nawab, या हम इसको लिखते हैं E is equal to E naught sin of theta. अब ये E naught के बराबर है। अब angle is between, this angle is between area vector, this angle is between area vector and magnetic field. This vector is between area vector and magnetic field. अब अगर एंगल मैक्सिमम है, यानी अगर हम sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम ले, और कब मैक्सिमम? जब एंगल क्या हो? 90 हो, तो sin 90 approaches to, therefore E is equal to आपको मिलेगा E naught which is maximum. So what question say? The EMF produced by AC generator is maximum, मतलब मैक्सिमम है when plane of coil। अब अगर उसने यहां पर एरिया नॉर्मल की बात की होती तो हम बोलते कि एंगल 90 मतलब परपेंडिकुलर है, लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है? प्लेन की बात। प्लेन के साथ एंगल नहीं है, ये एंगल है बिटवीन एरिया वेक्टर। अब लेट दिस साइड इज नॉर्थ, दिस साइड इज साउथ, सही है? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ। अब ये कॉइल, अगर उन्होंने एरिया नॉर्मल की बात करती, अगर उन्होंने एरिया नॉर्मल की बात की होती, तो अब ये नॉर्मल, ये मैग्नेटिक फील्ड, नाउ एंगल इज 90 डिग्री, सो EMF इज मैक्सिमम। लेकिन उन्होंने किसकी बात की? प्लेन की बात की। प्लेन ये नॉर्मल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो एंगल इज 90 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में नॉर्मल की बात नहीं हो रही, किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन। अब ये प्लेन है, अब प्लेन फील्ड के साथ पैरेलल है। क्या है? द प्लेन इज पैरेलल टू फील्ड, द प्लेन इज पैरेलल टू, तब मैक्सिमम। अगर प्लेन इस तरह, अगर ये प्लेन इस तरह रखे, ये फील्ड है, तो ये तो परपेंडिकुलर है, और इधर एरिया नॉर्मल तो इस तरह है, और साइन 0 0 है, तो मैक्सिमम नहीं हो सकता। इसलिए ये नॉर्मल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये प्लेन, सो द प्लेन इज पैरेलल। द प्लेन इज, क्यों? जब प्लेन पैरेलल है तो एरिया नॉर्मल 90 डिग्री बना रहा है, और साइन 90 इज इक्वल टू मैक्सिमम विच इज E naught maximum. Therefore, the correct answer is parallel. ये क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। In an electronic transition, what can the electron not emit? अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे, एक शेल से दूसरी शेल तक ट्रांसमिट हो जाए, यानी हायर से लोअर तक, तो इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन सा रेज एमिट नहीं कर सकता? चलिए बनाते हैं। फर्स्ट करिए, दिस इज ground state, this is ground state, and it is the excited states. These are the excited states, these are excited states, chapter number 9 second year, सही है? अब अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर है तो ये मुकम्मल, अगर ये खुशी था, अब अगर इसको हम आयोनाइज करें, इसको एक्साइट करें इस शेल तक, या यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, अब दिस इलेक्ट्रॉन्स कम बैक। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर, दे एब्जॉर्ब रेडिएशंस। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जब ये हायर से लोअर तक ट्रांजिट करे, ट्रांजिशन करे, तो ये रिलीज द रेडिएशंस। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां से यहां, या यहां से यहां, या पता नहीं कहां से कहां, लेकिन फर्स्ट शेल तक आ जाए, तो इस रीजन में ये आपको देंगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। क्या? अल्ट्रा वायलेट रेस, विच इज कॉल्ड, आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 9 में लाइमन सीरीज। क्या? लाइमन सीरीज। तो ये तो इमिट कर सकता है अल्ट्रावायलेट, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां से यहां, या यहां से यहां
ट्रांजिट करे तो इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, जो है विजिबल रीजन। अगर हम ट्रॉपिकल एटम की बात करें तो विजिबल रीजन भी हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से इधर ट्रांसमिट करे, इधर आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, जो भी है, तो ये है इंफ्रारेड रेज, तो ये भी नहीं हो सकता। रे क्या गया? गामा रेज। गामा रे इज द मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। याद रखना, एटम के ग्राउंड स्टेट से लेकर लास्ट शेल तक जितनी भी एनर्जी लेवल्स है, अगर आप इनका डिफरेंस निकालें तो ये डिफरेंस, अब इनका एनर्जी क्या होगी? इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट की, जितने इनके दरमियान एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप इनकी एनर्जी हो सकती है, ये एनर्जी गैप इनकी एनर्जी हो सकती है, ये गैप एनर्जी हो सकती है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम एनर्जी लेवल कैलकुलेट करें, एनर्जी कैलकुलेट करें, वो मैक्सिमम भी गामा रे से कम है। तो an atom can never radiate gamma rays because gamma ray is the most energetic radiations. Therefore, in an electronic transition, what can the atom not emit is gamma ray. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following quantity is measured in kilowatt hours? यानी इनमें से कौन सी क्वांटिटी आपको मेजर करने के लिए किलोवाट आवर की यूज करनी पड़ेगी? चलिए समझते हैं। चार्ज, आपको पता है चार्ज का यूनिट है कूलम, द यूनिट फॉर चार्ज इज कूलम, सो ये तो नहीं हो सकता, चार्ज इज रॉन्ग। और करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर्स, ये भी तो आपको पता होगा, करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर, तो करंट नहीं हो सकता। पावर इज मेजर्ड इन वॉट्स, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये क्या गया? एनर्जी। याद रखना, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी ऑन लार्ज स्केल, कमर्शियल स्केल। जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर, क्या क्या? एक जूल है, एक किलोवाट आवर है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दीज आर यूनिट्स फॉर एनर्जी। कैलोरीज, कैलोरीज ये भी है, कैलोरीज। सो मेनली आपको ये तीनों मिल जाएंगे, जूल, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। This is on small scale, this is medium size scale and this is large scale, commercial scale. घरों में बिल आपको किलोवाट आवर की बुनियाद पर मिलते हैं। So kilowatt hour is measured, energy is measured in kilowatt hours. It is unit for energy. ये क्वेश्चन नंबर 14। ये रहे दो नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। नंबर 15, the parallel plates of, चलिए इसको हम ये भी लिखते हैं, the parallel metallic plates. Because in capacitor the plates are made up of metal, so the parallel metallic plates of a capacitor are separated by, ये अगर आपके पास ये एक कैपेसिटर है, कौन सा है? पैरेलल प्लेट, जिसके दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ क्या पैरेलल रखे हुए हैं, आर सेपरेटेड बाय, इनके दरमियान जो सेपरेशन है, इसमें आपने क्या डालना है, क्या रखना है? इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर। ये तो नहीं हो सकती ये दोनों, क्यों? कैपेसिटर स्टोर एनर्जी है, कैपेसिटर की बात हो रही है और आप इस कैपेसिटर रख रहे हैं। रेजिस्टर अपोज द करंट, ये नहीं हो सकता। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, आपने इसके अंदर ऐसा चीज रखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करे, पोटेंशियल को डिक्रीज करे और कैपेसिटेंस को ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सो अगर आपको ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो आपने चार्ज को ज्यादा करना है। चार्ज ज्यादा तब होगी जब आप पोटेंशियल को कम करें, तब कैपेसिटेंस ज्यादा, कैपेसिटेंस ज्यादा तब आपको ज्यादा चार्ज स्टोर मिल जाएगी कैपेसिटर पर। तो पोटेंशियल को कम कैसे कर सकते हैं? आप ई को अप्लाई करें, ई को कम करें। ई तब कम होगी जब आप यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल रखें जिसके अंदर खुद ई बन सकती है, और वो है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स आर द मटेरियल्स व्हेन दे आर केप्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके अंदर करंट चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने फील्ड को डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करें लाइक दिस, तो इनके अंदर इस फील्ड के अपोजिशन में एक फील्ड इंड्यूस होगी, इंड्यूस्ड फील्ड। अब दिस फील्ड ऑलवेज अपोज द फील्ड। सो अगर आप नेट फील्ड निकाले, सो नेट फील्ड इज E माइनस E इंड्यूस्ड, तो E नेट इज लेस देन E।
तो अगर आपने ई कम की तो आपको वी कम मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक फार्मूला है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई माइनस डेल्टा आर। यानी अगर ई कम है तो डेल्टा वी भी कम है, मतलब वी कम। और जब वी कम तो आपको सी कैपेसिटेंस ज्यादा मिलेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डाइलेक्ट्रिक। Dielectric is kept between the plates of the capacitor. Why? Because to decrease the field, to decrease the potential, and to increase the capacitance. Question number 16. Stationary waves cannot transport. सबसे पहले what are waves? Waves are carrier of energy. Waves are what? Carrier of energy. और आपको waves दो किस्म के मिलेंगे। एक है traveling waves, एक है क्या? Traveling waves, जिसको आप प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, और एक है नॉन ट्रैवलिंग और स्टेशनरी वेव्स। ट्रैवलिंग वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं जिनके अंदर एनर्जी एंड मोमेंटम, क्यों? जहां पर एनर्जी वहां पर मोमेंटम को बनाना असली है। तो वो वेव्स जो एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर कर सके, ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव्स। And what are stationary waves? Stationary waves are those waves which cannot transfer energy या momentum. ये energy and momentum को transfer नहीं कर सकते। याद रखना, in waves mass is not transferred। जो भी वेव है इन waves, चाहे ट्रेवलिंग है चाहे स्टेशनरी वेव्स है, इनमें से इन सब वेव्स में मास आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अब अगर इनके डायग्राम बना दे तो एक डायग्राम ये हो सकता है, ये आगे जा रहे हैं, एक ये हो सकता है। तो दीज वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। लेकिन अगर आप स्टेशनरी वेव्स की डायग्राम बना दे तो ये डायग्राम है। सपोज अब अगर हम इसको एनर्जी दे तो एक खास रीजन्स में एनर्जी इज फिक्स्ड, इधर ये भी फिक्स्ड इधर, तो इन रीजन्स को हम बोलते हैं एंटाइनोड्स। अब इनसे एनर्जी आगे ट्रैवल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स नोड्स हैं, नोड्स हमेशा रेस्ट पर है, नोड्स हमेशा रेस्ट पर है, मोशन नहीं करते, इट मींस इनके पास एनर्जी नहीं आ रही है। इसलिए स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी और मोमेंटम आगे ट्रांसफर नहीं हो सकते। आए देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। स्टेशनरी वेव्स कैन नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, सही है। मास, सही है। मोमेंटम, मैंने आपसे कहा अगर एनर्जी की बात हो रही है तो मोमेंटम भी सही है, मोमेंटम भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब तीनों सही है। डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। अब अगर हम एक लगाए तो ये दो रह गए, अगर ये लगाए तो ये दो रह गए, तो आपने ऐसा ऑप्शन लगाना है जिसके अंदर आपको सही होने की चांसेस ज्यादा है। तो वो ऑप्शन है डी। क्यों? क्योंकि ए एनर्जी है, और जब वेव एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम को भी ट्रांसफर, यानी एनर्जी के अंदर ए के अंदर सी भी आ गई। और B is mass. Mass is very important. It cannot be transferred by a wave. So the correct option is both A and B. This is our question number 60. ये हमारे MCQs के सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 है। आई होप समझ आ गया हो आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।